हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी 13 क्लास। इससे पहले जो आपकी 12 क्लास हो चुकी है, अगर नहीं देखी तो जाकर प्ले लिस्ट चेक करना। आप DSSB की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपके हम यहाँ पर PYQ की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपके GK और GS के जो भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का भी आपका 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले आपके हम हिंदी की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हिंदी के जितने भी PYQ थे उन्हें डिटेल में डिस्कस किया। बहुत ही अच्छी जो हमारी सीरीज रही थी, तो आप जाकर उसे चेक कर लेना। जो भी हमारे चैनल के साथ बाद में जुड़े हैं तो उस सीरीज को जाकर जरूर फॉलो करना। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो DSSB में, तो आपको उस सीरीज जरूर फॉलो करनी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनेंगे। तो यहाँ पर पूछा है मानव विकास सूचांक, ठीक है, आपका HDI खालिस्तान के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आपका विश्व आर्थिक फोरम, या फिर आपका WHO, या फिर आपका FAO, या फिर आपका UNDP। तो अगर हम बात करें आपका HDI की, तो ये आपका UNDP के द्वारा ही आपका जारी किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो अगर हम बात करें, आपका मानव विकास सूचांक जो है एक सूचांक होता है, जो कि मानव विकास के आधार पर बताता है कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, कितना हुआ, ये सारी चीज़ों को मापता है। अगर बात करें आपका, इसमें 3 जो है आपके मूल मापदंड, ठीक है, 3 आधार पर ही हम मानव विकास को मापते हैं। तो ये तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है आपका जीवन प्रत्याशा, ठीक है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तीनों को याद रखना है। अपनी कॉपी पेन या जो भी नोट्स है आपके पास, उसमें ये चीजें ऐड डाउन कर लो। HDI के 3 आपके मूल बिंदु कह सकते हो, 3 आपके मूल मापदंड है। कौन सा? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आपका प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, यह सूचांक जो है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आपसे पूछा जाएगा UNDP की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से बताना निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा नहीं। आगे बात करें, आपका भूगर्भीय ऊर्जा, ठीक है, जलीय ऊर्जा, आपका द्रवी, आपका द्रव्यकृत प्राकृतिक गैस, या फिर आपका B और C। तो इसमें जो है आपका गैर परंपरागत स्रोत पूछा है, तो क्या आ जाएगा आपका आपका द्रव्यकृत प्राकृतिक गैस है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका परंपरागत स्रोत नहीं है। तो B ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका अगर पूछा जाए गैर परंपरागत स्रोत में जो है आपको पवन ऊर्जा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आपका सौर ऊर्जा, बायोगैस, आपका यहाँ पर तरंग आ गया, आपका ज्वारीय ऊर्जा आ गया, बायोमास ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा जो है किसमें? आपके गैर परंपरागत। अगर गैर परंपरागत की बात करें तो ये ऐसी गैसें हैं जो सभी समाप्त होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। क्या है? जो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो कभी भी समाप्त ना होती हो, ठीक है। अगर बात करें परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये क्या हो जाएगा? आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अगर बात करें परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो ये जो गैस है ये क्या हो जाती है? समाप्त होने वाली ऊर्जा है। लेकिन गैर परंपरागत स्रोत में जो है ये आपकी समाप्त नहीं होती। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पे इन्होंने पूछा है, आपका कृषि से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है। कृषि के आपके धारणीय विकास के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। सही विकल्प को आपको यहाँ पर चुनना है। अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य यूरिया की बजाय जो है नीम चढ़ा हुआ यूरिया प्रयोग करने धारणीय उपायों में से एक है। चलिए आगे। फसलों का आवश्यकता आपका आधारित संकरण, जैसे आपका मर्दोविदों तथा आपका लवणोद्भिदों की किस्में सूखा और आपका लवणीय जल के क्षेत्र को विकसित करती है। तो इसमें आपके दोनों ही पॉइंट इन्होंने बिल्कुल सही दिए। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर कृषि धारणीय विकास की, तो दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, जो आपका सामान्य यूरिया की बजाय अगर हम नीम चढ़ा हुआ यूरिया का प्रयोग करेंगे तो ये भी आपका अच्छा उपाय है। आगे बात करेंगे सफल आपके फसलों की आवश्यकता में जो आपके संकरण जैसे होते हैं, इसमें जो आपकी सूखा और लवणीय जल दोनों ही क्षेत्रों को विकसित करता है। इन दोनों को याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें आपका पूछा है उच्चतम प्रोटीन का तथा नींद, आपका यहाँ क्या बताना है? उच्चतम बताना है प्रोटीन का, साथ ही साथ आपका निम्नतम मतलब कम आपका ग्लाइसिमिक कौन सा है, ठीक है। उच्चतम प्रोटीन भी है, साथ ही साथ निम्नतम आपका ग्लाइसिमिक कौन सा है। यहाँ पर है मोटा अनाज, धान है, आपका गेहूं है, या फिर दालें हैं। तो क्या आ जाएगा? मोटा अनाज बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे आपका उच्चतम प्रोटीन भी मिलता है, प्लस आपका न्यूनतम आपका ग्लाइसिमिक भी इसमें पाया जाता है। आगे चलेंगे आपका, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर हो गया। आगे बात करेंगे। इसमें आगे है लीला मेनन, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये आपको बताना है इसमें क्या थी। तो याद रखना क्या थी? आपकी पत्रकार थी। ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी पुरानी करंट है। 2018 वाले में जो है ये आपका पेपर में आया था, ठीक है, 2019 वाले पेपर का है ये।
ठीक है। 2019 2020 में जो पेपर हुए थे उनमें ये चीज़ें आपकी पूछी गई थी। तो इतनी पुरानी करंट आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो चलिए आगे चलेंगे। इसमें आपका पूछा है भारत में देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन से हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे, आपका संविधान पढ़े थे, अनुच्छेद पढ़े थे और ये भी पढ़ा था सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा है। आपको कमेंट करके बताना है आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल जो है आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एजी ही आपका इसमें आंसर था। ठीक है, एजी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद भी बताया था कौन सा था 76, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब पूछा जाए इसमें आपका महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन है, एजी है, याद रखना है। साथ ही साथ इसमें आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के, ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए आगे चलेंगे आपका। और अनुच्छेद आपका 88, ठीक है, 88 में क्या बताया कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी इन्हें प्रदान है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। याद रखना, भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन मतदान ये नहीं कर सकते। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही है। आगे बात करें, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने, जहांगीर ने, बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आपका फतेहपुर सीकरी अकबर बिल्कुल ठीक है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां बहुत बिल्कुल ठीक, ये दोनों ऑप्शन सही, लेकिन हुमायूं का मकबरा जो है आपका जहांगीर नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर बात करें आपका फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा जिले में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई, अकबर ने, लेकिन आपका क्या है यहाँ पर आगरा में स्थित है। साथ ही साथ दिल्ली की आपको पता है शाहजहां ने आपकी नींव रखी। और बात करें आपके यहाँ पर हुमायूं के मकबरे के निर्माण की, तो इनके पुत्र, ठीक है, हुमायूं के पुत्र बादशाह अकबर के संरक्षण में ये चीजें कराई गई। तो याद रखना, हुमायूं का मकबरा किसने, अकबर ने बनवाया था। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यूनेस्को में भी एक चीजें पूछी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र और शैक्षिक वैज्ञानिक और आपका संस्कृति संगठन, आपका यूनेस्को ने जो है आपका वर्ष आपका 1993 में जो है इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। किसी आपका यहाँ पर हुमायूं के मकबरे को, ये चीज़ें याद रखना है। तो याद रखना, हुमायूं का मकबरे जो है आपका यूनेस्को में शामिल है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है त्रिव उत्पादक, आपको बताना है परमाणु, भारत का परमाणु शक्ति त्रिव उत्पादक परीक्षण संयंत्र खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है आपका, कुंडनकुलम, तारापुर, ठीक है, केंगा, या फिर आपका कलपक्कम। तो याद रखना, अगर बात करें परमाणु शक्ति त्रिव उत्पादक आपका परीक्षण संयंत्र, तो आपका कलपक्कम बिल्कुल सही आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में ही आपका स्थित है। ये चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें ऐसी की ऐसी आपके दोबारा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं। और आपको याद रखना है इस टाइप के जो भी आप फिलहाल की करंट है वो भी आपको तैयार कर लेनी है। तो आप जितने ज़्यादा PYQ करोगे उतना ही आपका सिलेक्शन ज़्यादा होगे, चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है मुगल काल के दौरान सेवा में आने वाले को मनसबदारी के रूप में शामिल किया जाता है, वह खालिस्तान से संबंधित है। ठीक है, बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका खजांची, श्रेणी प्रणाली, वेतन, या फिर राजस्व या जमींदार। तो क्या आ जाएगा, श्रेणी प्रणाली बिल्कुल सही आ जाएगा। तो चलिए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें था अकबर की जो जहांगीर आपका जहागीरदारी प्रथा थी, इसमें जो आपकी मनसबदारी प्रथा के आधार पर जो है सेना का संगठन किया जाता था। ठीक है, और इसमें अपनी अपनी श्रेणी या फिर पद जो है दिए जाते थे, उसके अनुसार जो आपका घुड़सवार सैनिक भी रखता था। तो याद रखना, श्रेणी और पदों के हिसाब से जो यहाँ पर चीज़ें डिवाइड होती थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है उत्पादक केंद्र, ठीक है, उत्पादक है उसका केंद्र बताना है कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। आपका यहाँ पर हो गया चकन औद्योगिक, सूरत हो गया आपका, इसके बाद त्रिपुर हो गया, आपका बद्दी हो गया। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसमें तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसे छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर बात करें हम आपकी चकन औद्योगिक, ये कहाँ पर है, ये है आपका यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग। क्या आ जाएगा आपका इसमें, ऑटोमोबाइल उद्योग आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या, जिसमें आपका फोर्थ बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना, चकन कहाँ पर है आपका, ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया। आगे बात करें सूरत, ठीक है, अगर बात करें सूरत, तो सूरत में आपको हीरा कटाई, पॉलिशिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आगे बात करें तिरुपुर, तो तिरुपुर में क्या होगा आपका यहाँ पर फार्मास्यूटिकल उद्योग केंद्र आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात करें बद्दी, ठीक है, अगर बद्दी की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, वस्त्र उद्योग, याद रखना है। ठीक है, तो एक तो बद्दी इंपॉर्टेंट हो गया, सूरत इंपॉर्टेंट हो गया, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, अगर बात करें आपका यहाँ पर
ये आपका करंट का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, तो इसे स्किप करते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। बाकी इसका आंसर क्या था, योनो बैंक था। ठीक है, योनो आ जाएगा। ठीक है, आपका एसबीआई में होता है आपका। ठीक है, एसबीआई जब आपका अगर एसबीआई में आपका कोई अकाउंट है तो आप क्या करते हो, योनो आप ऐप से ही इसमें क्या करते हो, सारी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो। तो योनो किस में है, ठीक है, योनो इंटरफेस बैंकिंग ऐप किसका है, आपका एसबीआई का। सिंपल सा था ये क्वेश्चन। आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है असम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें बताना है असम राज्य में नागरिकता अनिश्चितता के संदर्भ में नागरिकता का अर्थ है। ठीक है, यह एक क्या है, समाज की पूर्ण तथा सम्मानित सदस्यता है। आगे बात करें, राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। आगे बात करेंगे, लोकतांत्रिक राज्य में पूर्ण तथा समान हो गया, ऐसे आपका यह गणतंत्र राज्य की पूर्ण तथा समान सदस्यता है। तो इसमें से बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। और कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और याद रखना है आपको फटाफट शेयर कर देना अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया। और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें मैं आपका असम राज्य में नागरिकता अनिश्चितता के संदर्भ में जो है आपका 15 अगस्त आपका 1995 में एएसयू और आपके दूसरे संगठनों तथा भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें असम समझौते के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए असम समझौता किस किसके बीच में हुआ, आपका एएसयू, ठीक है, प्लस दूसरे संगठन और भारत सरकार के बीच में। ठीक है, इसमें क्या था, आपका राजनीतिक समुदाय और पूर्ण तथा समान सदस्यता जो है आपका, तथा 25 मार्च आपका 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले हिंदू और मुसलमानों की पहचान की जानी है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या था, राज्य से बाहर किया जाना है। ठीक है, तो क्या था, इसमें हिंदू मुसलमानों की पहचान की जाएगी, फिर बाद में उन्हें राज्य से बाहर किया जाएगा। तो असम समझौते के आधार पर जो है मतदाता की सूची में संशोधन भी किया गया। तो याद रखना किस बेस पर था, ये आपका हिंदू और मुसलमानों की पहचान के बेस पर था। बस इतना याद रखना है कब से स्टार्ट हुआ और किन किन के बीच में समझौता हुआ। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है, इसमें आपको बताना है जो आपका यहाँ पर 1998 में जो है आपका संचालित पोखरण परमाणु बम परीक्षण के लिए जो है कोड नाम है कौन सा, आपका ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, स्माइलिंग बुद्धा, या फिर आपका ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर बात करें परमाणु बम परीक्षण तो आपका ऑपरेशन शक्ति बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना है राजस्थान में आपका पोखरण में जो है 5 परमाणु परीक्षण किए गए, ये चीज़ें याद रखनी है। इसे क्या कहा गया था, इसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से आपका जाना गया था। तो चलिए आगे चलेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि आपका स्माइलिंग बुद्धा जो है किससे रिलेटेड है। तो याद रखना राजस्थान के पोखरण जिले में जो आपका पहला भूमिगत परीक्षण था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था आपका 18 मई 1974 में। ठीक है, ये आपका किस नाम से जाना जाता है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका है स्मारकों तथा ऐतिहासिक संस्थानों, ठीक है, ऐतिहासिक स्थानों आदि की सुरक्षा आपका भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो बस आपको बताना है जो आपके स्मारक हो गया, आपके ऐतिहासिक स्थान हो गए, ये अनुच्छेद जो है इनकी सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है। तो याद रखना आपका क्या हो गया, आपका 49। ठीक है, 49 में जो आपका अनुच्छेद 49 में आपका ये चीज़ें कही गई है। तो चलिए बाकी को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आपका अनुच्छेद 30, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो किस चीज़ के लिए, लास्ट क्लास में बताया था, आपका 1 भी आ जाए तो भी इसी चीज़ से रिलेट करता है। तो अल्पसंख्यकों में आपके अपने शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने तथा चलाने का अधिकार दिया गया है। आपका 39 में क्या है, राज्य के अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत है। और 40 में क्या आपका ग्राम पंचायतों का गठन है, संगठन हो गया। आगे बात करेंगे आपका 49 में क्या बताया, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित तथा कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों तथा इन सभी का क्या करना है, आपका यहाँ पर संरक्षण के रिलेटेड है। ये चीज़ याद रखनी है। तो चलिए आगे चलेंगे। एक नगर की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, इसमें बताना आपका गंगई कोड आपका चोलपुरम खालिस्तान के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा। ठीक है, तो अगर बात करें आपका राज चोल फर्स्ट, या फिर आपका राज चोल सेकंड, आपका राजेंद्र चोल, या फिर आपका राजेंद्र चोल सेकंड। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने की थी, आपकी चोलपुरम द्वारा जो है आपका राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये चीज़ें याद रखनी है। और चोल वंश के ये क्या थे, आपके महान शासक भी रह चुके हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका 2018 की आपका यहाँ पर खेल से रिलेटेड
आपका क्वेश्चन आ गया। तो 2018 की करंट हम नहीं करेंगे, तो आपको देखना है कि खेल से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो आपके पद्म विभूषण मिले हैं, पद्मश्री मिले, इन सबको याद रखना है। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, उसमें जो आपके फेमस थे उन सबको आपको देखना है। इसके ऊपर मैंने आपको क्लास प्रोवाइड किया जिसमें आपके जो भी 2023 के इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार हर एक चीज़ थी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इसमें बताना है कि आपका संसद में उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5, 4, 2 या फिर आपका 6। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें 6 ऑप्शन बिल्कुल सही है, 79, ठीक है। आर्टिकल आपका 79 में बताया गया है कि जो आपके भारतीय संसद में भारत का राष्ट्रपति तथा 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। लेकिन साथ ही साथ बताया जो आपका राज्यसभा है इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। और इसकी कुल संख्या लास्ट क्लास में बताई थी कितनी थी आपकी, 250 से अधिक नहीं हो सकती, कम हो, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और याद रखना 1/3 सदस्य जो हर साल जो है सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, हर साल जो है हटाए जाते हैं, बदले जाते हैं। तो याद रखना 1/3 सदस्य जो है यहाँ पर क्या होता है, रिटायरमेंट होता है उनका हर साल। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जैविक संरक्षित क्षेत्र की पहचान कौन करता है। आपका यूएनईपी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपका UNFCCC या फिर आपका UNESCO या फिर आपका UNDP। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें UNE आपका SCO बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, आपके जो जैव संरक्षित क्षेत्र है उनकी पहचान करता है, ठीक है। अगर बात करें आपका यहाँ पर यूनेस्को, ठीक है, विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसमें क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चीज़ें का नामांकित किया जाता है, नाम इंक्लूड किया जाता है। जो भी आपके संरक्षित क्षेत्र होते हैं उन्हें आरक्षण दिया जाता है, उन्हें कवर किया जाता है ताकि क्या हो, प्रकृति तथा लोगों के बीच में संतुलन बना हो। आगे बात करेंगे आपका सूक्ष्म सेल, ठीक है। आपका इस चीज़ से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन जो आप कह सकते हो रिपीटेड है। तो क्या हो गया आपका सूक्ष्म सेल, ठीक है। सूक्ष्म सेल बैक्टीरिया में होता है, किस में होता है, निकल में होता है, केडियम में होता है आपका, या फिर दोनों में, या दोनों में, ठीक है। तो बताना इसमें क्या दोनों में होता है, याद रखना। सूक्ष्म आपकी सेल बैक्टीरिया जो है आपका निकेल में भी और आपका केडियम में भी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, आपका पंचवर्षीय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अब आपका पंचवर्षीय से क्वेश्चन ना पूछकर नीति आयोग से क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना आपका क्या गया, नीति आयोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, तो नीति आयोग आपको याद रखना है। तो चलिए इसमें बताना है कौन सा आपका केंद्रित विषय था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो क्या था आपका समावेशी, आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है इसका मुख्य टॉपिक था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब याद रखना है आपको जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी ये भी चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है, कब में हुई थी आपकी 1951 में जो है पहली हुई थी। और इसके टाइम प्रधानमंत्री या फिर कह सकते हो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे आपके, श्रीलाल जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने जो है आप पर अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये आज की हमने आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।